हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मुझे कोरिया से स्कॉलरशिप कैसे मिला था। फ़िलहाल तो मैं कुकिंग कर रहा हूँ, जैसे आज वीकेंड है। तो भाई जो बाहर जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए, स्कॉलरशिप पे, जैसे भी कुकिंग सीख के आएँ। यहाँ के सब कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ कोई आपकी अम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई छोटी बहन नहीं है जिसको आप ऑर्डर करोगे भाई मुझे पानी पिला दो, खाना खिला दो। खाना भी खुद बनाना है, कुकिंग भी खुद करनी है, बर्तन भी खुद धोने हैं। ये देखें, तो बस खाना कंप्लीट होने वाला है। जैसे कंप्लीट होता है फिर हम डिस्कस करते हैं कोरिया मुझे कैसे ऑफर हुई थी, कोरिया में कैसे अप्लाई किया था, और मुझे प्रोफेसर फंडिंग कैसे मिली थी। 2000 years later. हाय गाइस, वेलकम बैक। खाना रेडी हो गया है और यूजुअली मैं ऐसे ही करता हूँ। मतलब वीकेंड पे 2-3 खाने बना के रख लेता हूँ, उनको फ्रीज़ कर लेता हूँ, तो फिर बंदा पूरा वीक खाता रहता है। और क्योंकि मोस्टली इशू यही होता है लंच का और डिनर का। मॉर्निंग में तो कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह बना कर अपना ब्रेड और अंडे खा लेता है। तो अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ कि मुझे कोरिया से प्रोफेसर फंडिंग कैसे मिली थी। क्योंकि जब मैं बैचलर में था तो मैं अप्लाई कर रहा था डिफरेंट कंट्रीज़ में, जापान में भी, कोरिया में भी। तो मुझे एक सिर्फ वे समझ आ गया था कि किसी भाई ने गाइड कर दिया था कि यूट्यूब पे वीडियो देख रही, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, मैंने भी एक आधी किसी को देखा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि प्रोफेसर्स को ईमेल करें, प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं। तो मैंने इसी वे को फॉलो करना शुरू कर दिया था अपना बैचलर के एंड पे। क्योंकि मैंने कोरिया में भी ईमेल्स की, जापान में भी फिर ईमेल्स की, लेकिन कोरिया का मुझे कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का इतना आइडिया नहीं था उस टाइम में। मुझे सिर्फ ये पता था प्रोफेसर को ईमेल करो, प्रोफेसर आपको गाइड करता है। कोरिया में मैंने जब ईमेल की प्रोफेसर को, सोल यूनिवर्सिटी, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी थी वो, और उसकी वेबसाइट पे मेंशन था, उसके प्रोफेसर की वेबसाइट पे, लैब की वेबसाइट पे, कि इंजन की एफिशिएंसी पे वो काम करना चाह रहा है और उसके पास फंडिंग है मजदा से, हुंडई से, और भी 2-3 बड़े गाड़ियों के ब्रांड थे जहाँ से उसके पास फंडिंग है। तो वो स्टूडेंट्स ढूंढ रहा है पीएचडी के लिए और मास्टर्स के लिए, जो कि उसके लैब में इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो मैंने उनको ऐसे ही ईमेल कर दी, लेकिन उनका मुझे रिप्लाई आया। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो उन्होंने कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताया, लेकिन उसने बोला उसमें टाइम है, क्योंकि मैंने ईमेल उनको की थी सितंबर में। उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है आप अप्लाई करो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, फैब इनटेक में आप आ जाना यहाँ पे और अप्लाई करो। इसके लिए प्रोफेसर फंडिंग के लिए मैं आपको 1.5 मिलियन वॉन दूंगा। और उन्होंने मुझे साथ फंडिंग लेटर लिख दिया अपना, और साथ मुझे बोल दिया कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस वो एग्जाम्पशन करवा देगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो इस तरह मुझे कोरिया से प्रोफेसर फंडिंग ऑफर हुई थी। अब मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कहाँ करते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे कोशिश करें तो मिल जाती है। तो कोरिया में किसी वजह से नहीं जा सका, उसकी वजह यह है कि मैं जापान चला गया था, मुझे मैक्स मिल गई थी। तो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट मुझसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, और उन्होंने कभी मुझसे कोई प्रॉपर वे समझने की कोशिश नहीं की कि मैं इस प्रोसेस फॉलो कैसे करें, कैसे हम कहीं भी स्कॉलरशिप इजीली अवेयर कर सकते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई लिंक दे दें हमें, जो स्कॉलरशिप आप लगी उसका लिंक सेंड कर दें, जो स्कॉलरशिप आपकी लगी उसका लिंक सेंड कर दें। ऐसे नहीं होता लिंक सेंड करना। जब जो लिंक होते हैं उसमें आधे फेक होते हैं, आधे कुछ होते हैं काम के। उस पर जब लिंक मिलता है पाकिस्तान में या इंडियन स्टूडेंट्स को, हर बंदा उस पर अप्लाई कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है। सीट को एक आधी होती है स्कॉलरशिप के लिए, वो ऐसे स्कॉलरशिप थोड़ी ना मिलती है। इसका एक प्रॉपर वे समझ लें। अगर आपने रिसर्च बेस्ड मास्टर करना है या पीएचडी करनी है, तो आप बेस्ट वे है कि प्रोफेसर्स को देखें जिनसे आपकी रिसर्च अलाइन करती है, उनको अच्छी सी ईमेल लिखें, अच्छी सी सीवी बना के साथ अटैच करें, उनको रिसर्च इंटरेस्ट शो करवाएं ईमेल में। फिर वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लें, उसको इम्प्रेस कर लें, तो वो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बता देता है, या काफ़ी अच्छी ऑफर्स भी आपको बता देता है या दे देता है। जैसे समटाइम्स वो अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो वो उसका अपनी फंडिंग में से आपको RATA रख के एज आपको स्टाइपेंड अच्छा दे देता है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो बहुत मिस्टेक ये भी करते हैं, और स्टूडेंट इसमें भी बहुत परेशान रहते हैं, जी मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में देखा और उस यूनिवर्सिटी में मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने फ़लाँ जगह कंटेक्ट किया और उस यूनिवर्सिटी में मेरा मेजर नहीं है, मेरा मेजर मैकेनिकल है तो मेरा उस यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं है जो वो काम वहाँ पे है। पाकिस्तान में हमारा कंसेप्ट क्या बना हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, अब थर्मल में मैंने अपना एमएस कर लें, मैन्युफैक्चरिंग में एमएस कर लें, डिज़ाइनिंग में एमएस कर लें, मैंने डिज़ाइनिंग में एमएस करना है, मैंने ऑटोमोटिव में एमएस करना है। ये इस तरह के कोर्सेज होते हैं अपना यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे रिसर्च से एंड वाले सेमेस्टर में होती है।
जो अपना कोरिया, चाइना, जापान है, यहाँ पे मास्टर अगर आपने करना है तो आपको देखना है कि आपने किस फील्ड में रिसर्च करनी है। रिसर्च बेस्ड मास्टर होता है यहाँ पे। अगर आपका बैचलर में जो भी रिसर्च है वट एवर, आप मास्टर में कहाँ प्रोसीड करना चाहते हैं, और अगर आप मास्टर में जो रिसर्च करना चाह रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका बैचलर मैकेनिकल में है तो ज़रूरी नहीं है वो रिसर्च आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में या दूसरे कंट्री में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही मिले। अगर आपका कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो आपकी रिसर्च सॉफ्टवेयर की और कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर में ही मिले। सम टाइम मैकेनिकल का जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है वो दूसरी एक यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो सकता है, एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वही रिसर्च हो सकती है। तो कई बार वही रिसर्च आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट में मिल सकती है। तो पहले आपने ये सोच खत्म करें कि मैं मैकेनिकल में है तो मैं मैकेनिकल ही ढूंढूं। आप अपनी रिसर्च का प्रोफेसर ढूंढें, रिसर्च की लैब ढूंढें, किस लैब में काम हो रहा है वो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा बैचलर मैकेनिकल में है जो पाकिस्तान से यूटी से। उसके बाद मैंने रिसर्च मेरी आईसी इंजन पे थी वहाँ पे। उसके बाद मैं मास्टर पे आया हूँ जापान। यहाँ पर रिसर्च मेरी थी माइक्रोफ्लूडिक्स के ऊपर, डिज़ाइन और डिवाइस के ऊपर, नैनो ड्रॉपलेट प्रिंटिंग के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर। और यहाँ मैं मैकेनिकल में मास्टर किया। अब मैं पीएचडी के लिए यूके आया हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो लैब है और मैं जो डिपार्टमेंट जिसमें पीएचडी कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिकल से लिंक ही नहीं है। आपकी रिसर्च देखी जाती है, रिसर्च किस डिपार्टमेंट में आप लाइन कर रही है, किस रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं, किस प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, उसके हिसाब से देखा जाता है। वो लैब आपको किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में मिल सकती है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त है इंडिया से, हम दोनों इकट्ठे जापान में कर रहे थे एमएस। उसका बैचलर इंडिया से है मैकेनिकल में। उसने मैकेनिकल का कोई इंटरेस्ट नहीं था उसने कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर पे ही काम किया था, जो किया था प्रोग्रामिंग के ऊपर, एआई के ऊपर। उसका मास्टर जापान में था एआई के ऊपर। अब आप लोग हैरान होंगे वो पीएचडी किस डिपार्टमेंट में कर रहा है। उसका काम एआई का था, उसको प्रोग्रामिंग का काम आता था। उसने एआई को यूज़ करके, उसका इंटरेस्ट था कि मैंने एआई को बायोमेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ करना है। अब वो जेनेटिक्स की लैब में, प्योर जेनेटिक्स की लैब, बायोलॉजी की लैब में, एडनबरा यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में वो पीएचडी कर रहा है जेनेटिक्स में। मतलब बैचलर और मास्टर्स का मैकेनिकल में है और पीएचडी कर रहा है जेनेटिक्स में। तो ये चीज़ आपको ख़त्म करनी है। आपको अपनी रिसर्च पहले फाइंड आउट करनी है कि आप किस रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आपका गोल क्या है, आप किस में रिसर्च करना चाहते हैं, आपकी रिसर्च कहाँ लाइन कर रही है। डिपार्टमेंट को छोड़ दें। इसी तरह मेरे एक सीनियर हैं, वो भी जापान में थे और उनका बैचलर और मास्टर जो था वो अपना मैकेनिकल में था। अब वो एनवायरमेंटल साइंस में या फिजिक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे हैं। तो आप डिपार्टमेंट आपका चेंज हो जाता है, लेकिन आपको रिसर्च देखनी कि आपकी रिसर्च जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो किस डिपार्टमेंट किस लैब में है। स्टूडेंट ये बहुत क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं ये भी कि भाई मेरा डिपार्टमेंट नहीं है कोरिया में, मेरा डिपार्टमेंट जापान में नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट मेरी फील्ड चाइना में नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ लें इसमें भी। और बाकी कोरिया से जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने प्रोफेसर को ईमेल की थी। और कुछ लोग ये भी अभी सोच रहे होंगे जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी कि ईमेल कैसे लिखते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में ईमेल कैसे लिखते हैं वो भी बताया है, और सीवी कैसे बनाते हैं वो भी बताया है। और जो डॉक्यूमेंट्स पे मुझे सिलेक्शन हुई थी जैसे मैंने बनाए थे वो भी मैंने पिछली वीडियो में दिखाए हैं। तो अगर किसी ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो जाकर देख लें। और बाकी अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो आप ईमेल्स करना स्टार्ट करेंगे। आपको स्कॉलरशिप लेनी है कोरिया में और जापान में। समटाइम स्कॉलरशिप नहीं भी लगती, प्रोफेसर आपको ऑफर कर देता है। मुझे भी इसी तरह ही कोरिया से ऑफर हुई थी, कह रहा हूँ प्रोफेसर फंडिंग। और तो आप काइंडली अच्छी सीवी बनाएं, ईमेल्स करें। होपफुली आपको भी कोरिया में अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में अप्लाई करने के लिए कि कैसे अप्लाई करें, क्या करें, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि एम्बेसी रिकमेंडेशन अप्लाई ना करें कोरिया में, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन अप्लाई करें। उसमें यह है कि आप प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेके अप्लाई करें। जब आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे और अप्लाई करेंगे, अगर अनफॉर्चुनेटली अनलकीली आप कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाते, देन क्या पता आपको प्रोफेसर अच्छी ऑफर कर दे, प्रोफेसर के पास फंडिंग हो। क्योंकि कोरिया इस टाइम दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो रिसर्च पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है रिसर्च के ऊपर, और वो बहुत से स्टूडेंट्स को प्रोफेसर फंडिंग ऑफर कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।